कुछ फाइल्स और इंपॉर्टेंट आइटम्स को बैग में डाल ही रहा था कि तभी अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुला और एक शख्स ने एंट्री ली। जी नहीं, वो शख्स परीक्षित नहीं था, बल्कि रंजीत था। रंजीत राठौड़ टेक ग्रुप का सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था। इतना ही नहीं, वो दिग्विजय का कॉलेज मेट भी था। दोनों ने एक ही कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की थी। वो अलग बात है कि रंजीत को दिग्विजय बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि दिग्विजय रंजीत से कहीं गुना स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। तुम ट्विस्टो। जैसे ही दिग्विजय की नजर रंजीत पर पड़ी, वैसे ही उसका पूरा मूड खराब हो गया था। हालांकि दिग्विजय ने रंजीत को बिल्कुल भाव नहीं दिए और अपनी पैकिंग कंटिन्यू रखी। भले ही रंजीत की बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स्ड थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और घमंड साफ नजर आ रहा था। कुछ पल शांति से दिग्विजय को ताड़ने के बाद रंजीत दीवार के सहारे अपनी कमर टिकाकर खड़ा हो गया और अजीब अंदाज में दिग्विजय को घूरने लगा। दिग्विजय उसकी रग रग से वाकिफ था, इसलिए वो उसके मुंह भी नहीं लगना चाहता था। रंजीत की आंखों में एक अजीब सा क्रूअल सेटिस्फैक्शन नजर आया, जैसे मानो वो इस पल का सालों से इंतजार कर रहा हो। वाह भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूं? सोने का अंडा देने वाला मुर्गा अपना सारा सामान पैक करके तो चोर की तरह भाग रहा है। दिग्विजय बहुत अच्छे से जानता था कि रंजीत की तरफ से ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, जब हाथी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं। रंजीत भी वही कुत्ता था और दिग्विजय उस कुत्ते को कोई फुटेज नहीं देना चाहता था। इसीलिए दिग्विजय ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपना काम जारी रखा। लेकिन रंजीत इतनी आसानी से दिग्विजय को छोड़ने वालों में से नहीं था। तुरंत ही रंजीत दिग्विजय के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और जानबूझकर वो अपने चेहरे को दिग्विजय के चेहरे के करीब लाया और मजाकिया अंदाज में उसे घूरने लगा। कुल मिलाकर वो दिग्विजय को अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। दिग्विजय, मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि तो कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा और ना ही कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। और देखो क्या थे और क्या हो गए। ना तो तुम्हारे पास राजयोग हैं, ना इज्जत है, और ना ही इस कंपनी में कोई पोजीशन है। मजे की बात तो यह है कि किसी ने तुम्हें फेयरवेल तक नहीं दिया। हा 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 हा। अपनी बात खत्म करते ही रंजीत इतना जोर से हंसा कि पूरा केबिन हिल गया था। लेकिन साथ ही साथ दिग्विजय की चिड़चिड़ाहट भी बढ़ गई थी। ऑफ कोर्स, रंजीत की बात सुनकर दिग्विजय को बहुत बुरा लगा। उसके हाथों ने एक फाइल को बुरी तरह जकड़ लिया था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रंजीत के मुंह से निकले शब्द मधुमक्खी के डंक की तरह थे, जो सिर्फ चुभ नहीं रहे थे, बल्कि उसके कलेजे को आग से भड़का रहे थे। दिग्विजय जानता था कि मौके का फायदा उठाकर रंजीत उसे नीचा दिखाने की जरूर कोशिश करेगा, और दिग्विजय ने यह तय भी किया था कि वो उसकी सारी बातों को झेल लेगा। लेकिन इस समय दिग्विजय के लिए वो सब सहन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। रंजीत, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या तुम अपने आप से बात करते करते थकते नहीं? इक्सुल्ला कुमुशट्टा, फाइनली दिग्विजय ने जवाब दिया। भले ही उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें कठोरता से भरी हुई थीं। दिग्विजय शांति से अपना सामान लेकर जाना चाहता था, लेकिन रंजीत ने वहां आकर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, और अब यह बदला हुआ दिग्विजय उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। दिग्विजय ने फिर एक बार अपना मुंह खोला। रंजीत, तुम्हें लगता है कि मेरे डाउनफॉल से तुम्हें प्रमोशन मिलेगा? तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए क्योंकि मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस कंपनी से निकाल दिया है? क्या यार, अपनी डिल्यूजन की दुनिया से बाहर आ। एक दिन तुझे पता चलेगा कि तू मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। दिग्विजय ने टिट फॉर टैट करने का फैसला कर लिया था। अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए रंजीत ने कहा, वेल, सच कहूं तो तुझे इस तरह जाता हुआ देखकर मैं बहुत खुश हूं, और अब तो मैं परीक्षित सिंह राठौड़ के करीबियों में भी शामिल हो गया हूं। एंड गेस व्हाट, मेरी सैलरी भी 70% बढ़ने वाली है। यही नहीं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मेरे इंसेंटिव्स को भी 30% बढ़ाने वाला है। सो या मैं जीत गया। वैसे तो दिग्विजय,
रंजीत के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन अब उसे इस कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आ रहा था। रंजीत अपनी बड़ाई कर रहा था और दिग्विजय उसकी उतार रहा था। रंजीत, मेरी बात पर जरा गौर फरमाना। तो बात यह है कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि यह तो बस शुरुआत है। भले ही मेरी कुंडली में राजयोग नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस कंपनी में किसी के पास नहीं है, और वो है मेरे कॉन्टैक्ट्स.इन कॉन्टैक्ट्स की वजह से न सिर्फ मैंने कंपनी को ग्रोथ दिलाई, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी बनाए, और ये सब कुछ मैंने बिना राजयोग के किया है ना कमाल की बात। लेकिन अफसोस, तुम्हारी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी है, इसलिए तुम ये सब देख नहीं पा रहे। दिग्विजय की आवाज में गजब की कठोरता थी। जैसे ही दिग्विजय ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंजीत और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा और पेट पकड़ते हुए बोला, तुम कह रहे हो कि तुमने इस कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाए? कम ऑन दिग्विजय, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा करूं जब तुम अपनी ही बीवी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं बना पाए? रंजीत के मुंह से निकले शब्द चाकू की तरह थे, जो दिग्विजय की छाती चीर चुके थे। रंजीत ने दिग्विजय की बीवी से जुड़ा एक ऐसा टॉपिक बाहर निकाला था जिसे दिग्विजय खुद भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब रंजीत उस टॉपिक को वापस ले आया था और दिग्विजय का दर्द और गुस्सा धीरे धीरे पनपने लगा था। दिग्विजय नहीं चाहता था कि रंजीत देखे कि वो कितना परेशान है, लेकिन अब उस इंसल्ट को सहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ जहां रंजीत हंस रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय को अपना केबिन अचानक से छोटा लगने लगा था। दिग्विजय ने अपना हाथ जेब में डाला और धीरे से अपना फोन बाहर निकाला। भले ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही थी। दिग्विजय ने बहुत ही सीरियस और डेंजरस अंदाज में रंजीत की ओर देखा, और रंजीत के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पूरी तरह से बदल गए थे। मुझे ध्यान से देखना रंजीत, देखना मैं कैसे एक झटके में इस कंपनी को उसकी औकात दिखाता हूं। शोर्फ। भले ही दिग्विजय की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी टोन कोल्ड डिटर्मिनेशन और विकेडनेस से भरी हुई थी। दिग्विजय के मुंह से निकले उन शब्दों ने पूरे केबिन का माहौल बदल दिया था। रंजीत, जो पहले काफी कॉन्फिडेंट था, वो अब काफी नर्वस नजर आ रहा था, और यह देखकर दिग्विजय की मुस्कान कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें दया नाम की भी नहीं थी। दिग्विजय ने अपना फोन अनलॉक किया और कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा। रंजीत, जो कंफ्यूज और नर्वस था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दिग्विजय करने क्या वाला है। दिग्विजय ने पहला नंबर डायल किया और सामने वाले ने जैसे ही कॉल उठाया, वैसे ही हमें दिग्विजय की कॉन्फिडेंट आवाज सुनने को मिली। हेलो रमणीक भाई, मारा मोटा भाई, केम छो, मजामा? भीनी मुस्कान के साथ दिग्विजय ने कहा। रमणीक भाई ने हंसते हुए पूछा, हूं सारू छू, तमे केम छो यार उदास? पूरी इज्जत के साथ दिग्विजय ने कहा, मैं भी ठीक हूं रमणीक भाई, फॉर्मेलिटी खत्म करके। रमणीक भाई ने सीधा मुद्दे की बात की। तो राजकुमार दिग्विजय, आज अचानक से आपने मुझे कैसे याद किया? भीनी मुस्कान के साथ दिग्विजय ने कहा, अरे रमणीक भाई, याद तो आपकी रोज आती है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ऐसा कुछ हो गया है कि आपकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। अचानक से रमणीक भाई कुछ ज्यादा ही चिंतित नजर आए। ऐसा भी क्या हो गया? सब ठीक तो है? सीरियस अंदाज में दिग्विजय ने कहा। अरे रमणीक भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपको यह बताना चाहता था कि अब मैं राठौड़ टेक ग्रुप के साथ में काम नहीं कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स कंपनी से वापस ले लेने चाहिए। चौंकते हुए रमणीक भाई ने पूछा, दिग्विजय, आपने अचानक से राठौड़ टेक ग्रुप क्यों छोड़ दिया? कुछ हुआ है क्या? सिर्फ अचानक से दिग्विजय का अंदाज पूरी तरह से बदल गया था। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन हां, कंपनी ने डायरेक्शन बदल दिया है, जो मेरे डायरेक्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसलिए मैंने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, और मुझे लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को कहीं सही जगह पर होना चाहिए। रमणीक भाई ने कहा, ठीक है दिग्विजय साहब, मैं तुरंत ही राठौड़ टेक ग्रुप से अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स विथड्रॉ कर लेता हूं। रमणीक भाई ने कॉल कट कर दिया
रमणीक भाई गुजरात के अरबपति इन्वेस्टर थे, जिनकी गिनती स्मार्टेस्ट और टफेस्ट लोगों में की जाती थी। उनका नाम सुनते ही रंजीत का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। बिना रुके दिग्विजय ने दूसरा कॉल नरेश आहूजा को किया, जो दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। आहूजा साहब, मैं दिग्विजय सिंह राठौड़ बोल रहा हूं। आपको सिर्फ यह बताने के लिए कॉल किया है कि मैंने राठौड़ टेक ग्रुप छोड़ दिया है, और आपके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप जल्द से जल्द अपना सारा पैसा उस कंपनी से निकाल लें। दिग्विजय की आवाज में गजब की सीरियसनेस दिखी। नरेश आहूजा एक पावरफुल बिजनेसमैन था। पीढ़ियों से उसके परिवार की गिनती वेल्थ और इन्फ्लुएंस में की जाती थी। रंजीत की आंखें तो फटी की फटी रह गई थीं, और फाइनली उसे एहसास हुआ कि यह मैटर कितना सीरियस होता जा रहा था। दिग्विजय, व्हाट इज गोइंग ऑन? तुमने अचानक से वो कंपनी क्यों छोड़ी? क्या मुझे उस कंपनी की स्टेबिलिटी को लेकर परेशान होना चाहिए? आहूजा साहब ने अपने सवाल दागे। दिग्विजय ने आहूजा को भी चेतावनी देते हुए कहा, आहूजा साहब, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि कंपनी की प्रायोरिटीज अब मेरी प्रायोरिटीज से मैच नहीं करती। अब मैं उस कंपनी का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए आपके पैसों पर अब नजर भी नहीं रख पाऊंगा कि वो कहां जा रहे हैं और कहां यूटिलाइज हो रहे हैं। ऐसे में मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचे। इट्स बेटर टू बी कॉशियस। आहूजा ने कहा, ठीक है राजकुमार दिग्विजय, मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स उस कंपनी से वापस खींच लूंगा। लो जी, दिग्विजय ने आहूजा साहब को भी मना लिया था। आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा, पूरी इज्जत के साथ दिग्विजय ने कहा, और कॉल कट कर दिया। इस समय रंजीत पूरी तरह से शॉक्ड था, जैसे मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। दिग्विजय ने रंजीत की ओर देखा तक नहीं, और फाइनली एक आखिरी नंबर डायल किया। यह कॉलेश्वरी चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन को किया गया था, जो सालों से इंडियन बिजनेसमैन के साथ धंधा कर रहे थे। मिस्टर ली, मैं दिग्विजय बोल रहा हूं। मुझे आपको सिर्फ यह बताना था कि अब मैं राठौड़ टेक ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, ना ओनर के रूप में, ना एम्प्लॉय के रूप में, और ना ही कस्टमर के रूप में। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द उस कंपनी से अपना सारा पैसा निकाल लें, शांत अंदाज में दिग्विजय ने कहा। मिस्टर ली, चाइना के उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक थे जिनका पैसा दुनिया की हर टेक्नोलॉजी कंपनी पर लगा था। उनके डिसीजंस मार्केट को बदलने की औकात रखते थे। हर इन्वेस्टर की तरह मिस्टर ली ने भी वही सवाल पूछा। दिग्विजय, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम राठौड़ टेक ग्रुप छोड़ रहे हो? लेकिन क्यों? दिग्विजय ने कहा, मिस्टर ली, मैं वो कंपनी छोड़ चुका हूं। कभी कभी कंपनी का एनवायरनमेंट इतना अनसर्टेन हो जाता है कि हमें कुछ बोल्ड फैसले लेने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में मैं कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस देख रहा हूं जिन्हें मैं बिल्कुल फेस नहीं करना चाहता। इसलिए आपके लिए यही सही होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस खींच लें। दिग्विजय का इन्फ्लुएंस साबित हुआ, और मिस्टर ली उसकी बात मान गए थे। जब दिग्विजय ने कॉल कट किया तो पूरे केबिन में खामोशी पसर गई थी। रंजीत के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। और तुम सीरियस नहीं हो, राइट? चौंकते हुए रंजीत ने कहा, वो लोग एशिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, जो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? तुम उन्हें कहां मिले? सेड। दिग्विजय की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन ताकत से भरी हुई थी। तुम तो मुझे नीचे गिराना चाहते थे रंजीत। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। भले ही मेरे पास राजयोग नहीं है, लेकिन मेरे पास पावरफुल कनेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंस हैं, और इनकी बदौलत अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में इस कंपनी को डूबा सकता हूं। ध्यान से देखना रंजीत, यह तो बस शुरुआत है। रंजीत के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। फाइनली उसे एहसास हो गया था कि दिग्विजय कितना पावरफुल है, और उसे अंडर एस्टिमेट करके उसने कितना बड़ा मेस क्रिएट किया है। दिग्विजय ने सिर्फ एक मूव चला जो पूरी कंपनी को हिला सकता था, और रंजीत जानता था कि यह सब उसकी औकात के बाहर है। अभी रंजीत उस शॉक से बाहर निकला भी नहीं था कि तभी अचानक से दिग्विजय ने कहा, और हां रंजीत, एक और बात, इस केबिन में जो कुछ भी हुआ है, अगर वो मेरे और तुम्हारे अलावा किसी और को पता चला
तो ना सिर्फ मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा, बल्कि तुम्हारे चाहने वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है ना? दिग्विजय की धमकी सुनते ही रंजीत की पतलून गीली हो गई थी और बिना कोई समय जाया किए तुरंत ही उसने अपना सर हिला दिया था। चल फुटले अब मेरे केबिन से। क्या बात है? फाइनली दिग्विजय के असली तेवर दिख ही गए थे और दिग्विजय की बात सुनते ही रंजीत दौड़ता हुए उसके केबिन से बाहर आ गया था। अभी रंजीत तेजी से सांसें ले ही रहा था कि तभी अचानक से एक रिलेशन ऑफिसर भागते हुए आई और रंजीत की ओर देखकर बोली, सर सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब कौन सी नई प्रॉब्लम हो गई थी? क्या दिग्विजय के 4-5 कॉल्स ने राठौर टेक ग्रुप को घुटनों पर ला दिया था? क्या होगा जब सभी इन्वेस्टर्स रणविजय सिंह की कंपनी से अपना पैसा निकाल लेंगे? क्या परीक्षित का राजयोग राठौड़ परिवार को बचा पाएगा? क्या रंजीत दिग्विजय की चाल को एक्सपोज करेगा? क्या दिग्विजय रणविजय सिंह से उनका सब कुछ छीन लेगा? जानने के लिए सुनते रहे अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम।